Good morning, all of you. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, let's start. We will be discussing about cluster analysis and cluster validity. Now, we have discussed about K-mean algorithm, we have discussed about DB-scan, we have discussed about hierarchical clustering, but how are we going to evaluate whether the clusters which has been formed that are good, or let's say they are valid, they are useful for our information? So the ones which we will be discussing today, there will be cluster validity, external and internal measures to evaluate a cluster. So if we talk about Jane and Dewey in 1999 or 1989, they gave a definition where they say that the validation of cluster or the analysis of the cluster is really very difficult. And cluster analysis still remains a kind of black box where the person needs to be very courageous enough to take a decision. For example, when we were solving the problem of the k-mean, we saw that if we change the seeds, the shape of the final cluster got changed. So what they're trying to say is the analysis and the validation of the cluster is very tough. Because see, in case of supervised learning, we know that what are the true labels. So on the basis of that, we can take a decision. But over here, that's not the case. We don't know the actual output. हमें यही नहीं पता है कि फाइनल आउटपुट क्या होगा. हमने बस कुछ रूल्स डिफाइन किए, उसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले रहे हैं. नाउ वैलिडेशन कब जरूरत पड़ती है? जब हम कहते हैं कि जो हमारा क्लस्टर है वो बहुत अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, don't look at the values of precision and recall, just focus on this diagram, these two. This is one cluster which you can see where they are properly grouped with apples, and this is orange. This is another cluster with some errors over here. तो दोनों में से कौन सा अच्छा ग्रुप है? तो वैलिडेशन जो हम करते हैं वो कई प्रकार से करते हैं. जैसे एक हो गया कि जो दो अलग अलग एल्गोरिदम है, लेट्स से डीबी स्कैन और के-मीन, हम उन दोनों एल्गोरिदम को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे कितने क्लस्टर्स होने चाहिए, जैसे हम के-मीन के केस में हमने क्या किया था, एल्बो मेथड यूज किया था. तो उस केस में हम जो एल्बो मेथड दे रहा है हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स, क्या वो सही है कि नहीं. तीसरा हो सकता है कि जो दो सेट ऑफ क्लस्टर्स आए, जैसे कि के-मीन के केस में जब हमने इनिशियल सीड चेंज किया तो फाइनल वाला भी चेंज हुआ, फाइनल शेप भी चेंज हुआ. तो जो हमारे जो क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, लेट्स से इस केस में हमारे दोनों केस में कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा, या दो कंप्लीटली सेपरेट क्लस्टर्स को हम देख रहे हैं, हम इंडिविजुअली इसको देखना चाहते हैं कि ये क्लस्टर अच्छा है कि नहीं, ये क्लस्टर अच्छा है कि नहीं. एज अ होल क्लस्टर्स की एनालिसिस नहीं, इंडिविजुअल क्लस्टर्स कैसे हैं उसकी वैलिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे कि ये एकदम एकदम वो होना चाहिए, मतलब स्क्वीज्ड होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पास पास में सारे वैल्यूज होने चाहिए. इंट्रा क्लास क्लस्टर जो है मिनिमम होना चाहिए. तो वैसे ही क्लस्टर वैलिडिटी कई प्रकार से की जा सकती है. अब जैसे हम एक क्राइटेरिया हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि इंट्रा क्लास सिमिलैरिटी जो है हाई होनी चाहिए और इंटर क्लास सिमिलैरिटी लो होनी चाहिए. सिमिलैरिटी मींस डिस्टेंस. तो जो हमारे एक क्लस्टर है, एक एक ग्रुप है, उसमें सारे पॉइंट्स बहुत क्लोज होने चाहिए. दूसरा, इंटर क्लास क्लस्टर मींस कि उस केस में जो है डिस्टेंस काफी लंबा होना चाहिए. Similarity low means they are very far away from one another. Similarity high means they are very close to one another. अब जब हम क्लस्टर्स की बात करते हैं तो एक और तरीका आता है जिसमें हम कहते हैं एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड डेटा. Now, gold standard data means
the data which you are having, they are somewhat already having a ground truth. Ground truth means I know that this particular point will belong to this particular clusters. So that is known as gold standard data. अब जैसे हमने एक एग्जांपल किया था आयरिस का, तो आयरिस के केस में हमने क्या किया था? आयरिस के केस में हमने जब कीमिंग पे अप्लाई कर रहे थे तो हमने क्या किया था? लेबल्स को सेपरेट कर दिया था, हटा दिया था, और जो पॉइंट्स थे हम उसी को ग्रुप करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मुझे वैलिडेट करना है कि मेरा क्लस्टर सही फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम एक चेक करेंगे जो ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं वो उसी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं दैट मींस इट्स अ गुड क्लस्टर्स, अगर नहीं कर रहे हैं दैट मींस इट्स अ बैड cluster and I need to change my algorithm. Is it clear till now? Are these points clear? Yes. Yes, sir. Okay. अब क्लस्टर एनालिसिस तीन तरीके से की जाती है। एक होता है एक्सटर्नल कैंडिडेट, जिसमें मुझे ग्राउंड ट्रूथ पता हो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आइरिस वाला डेटा सेट, तो वो मुझे पता है कि हाँ वो होगा उसके बेसिस पे। दूसरा होता है इंटरनल इंडेक्स। इंटरनल इंडेक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसी के बेसिस पे हम कुछ एक इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं या कुछ एक पैरामीटर डिराइव करते हैं, जिसके बेसिस पे हम एक डिसीजन लेते हैं जो कि हमारा क्लस्टर अच्छा है या बुरा है। सो दैट इज इवैल्यूएटिंग द क्लस्टर्स विदाउट एनी डेटा और ग्राउंड ट्रूथ, सॉरी विदाउट एनी ग्राउंड ट्रूथ डेटा, कोई लेबल नहीं। और तीसरा होता है हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसको हम रिलायबिलिटी ऑफ क्लस्टर्स कहते हैं। तो किस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जो क्लस्टर्स हमारा बना है वो अच्छा है या खराब, वो इससे डिपेंड करता है क्लस्टर वैलिडेशन से। अब जब भी हम एक क्लस्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो जो डेटा सेट होता है वो डेटा सेट में क्या कोई पैटर्न है जिसके बेसिस पे वो क्लस्टर्स फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक डेटा दे दिया और मैंने रैंडमली बोला क्लस्टर्स कर दो, क्लस्टर्स तो हो जाएंगे, बट क्या वो डेटा एक्चुअली क्लस्टरिंग के लिए यूज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? तो इस केस में हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर देयर आर नॉन रैंडम स्ट्रक्चर्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द डेटा। दूसरा पॉइंट है जो हमारा क्लस्टर्स आता है, जो उसके एक्सटर्नल व्हाट यू कैन से जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिस पे चेक करना। जैसे आइरिस वाला केस, एक होता है कि हम डेटा के बेसिस पे जो हमारा क्लस्टर्स एनालिसिस होता है तो हम सिर्फ डेटा के बेसिस पे निकालते हैं, जैसे भी हम निकालेंगे रैंडम इंडेक्स या जैकार्ड कोएफिशिएंट, तो वो सारे वैल्यूज के बेसिस पे हम इंडेक्सिंग के बेसिस पे उसको निकालेंगे। अब जब हम दो क्लस्टर्स को एनालाइज करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हम पूरे एंटायर क्लस्टरिंग को एनालिसिस कर रहे हैं या इंडिविजुअल क्लस्टर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ एंटायर क्लस्टरिंग? एंटायर क्लस्टरिंग मतलब अगर मैंने एक एल्गोरिथम लगाया, एक डेटा सेट में लेट्स से 5 क्लस्टर्स फॉर्म हुए, तो मुझे इन पांचों का इंडिविजुअली मतलब पांचों को एक साथ इवैल्यूएट करना है या इंडिविजुअली एक एक करके पांचों को चेक करना है कि वो अच्छे क्लस्टर है कि। तो यार तो एंटायर क्लस्टरिंग जो पूरा फॉर्म हुआ है डेटा सेट पे, या इंडिविजुअल क्लस्टर्स को हमें देख के चलना है। क्लस्टर वैलिडेशन प्रोसेस इज सिंपल। आप डेटा देते हैं, वो एक एल्गोरिथम में जाता है, उसके बेसिस पे लेट्स से कोई भी क्लस्टर्स फॉर्म हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बेसिस पे आप एक पैरामीटर डिवाइन करते हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर। उस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स पे हम चेक करते हैं अलग अलग क्लस्टर्स फॉर्म करके कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सवाल ये है हाउ टू बी क्वांटिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव मींस टू अप्लाई सम मेजर्स और ऑब्जेक्टिव मींस हाउ टू वैलिडेट दोज मेजर्स। सो लेट्स सी समथिंग। जैसे आप यहां देखिए, ये दो क्लस्टर, ये एक डेटा सेट है ऑरेंज और एप्पल।
तो ये तो मुझे पता था ऑरेंज और एप्पल, अगर मैं उसके लेबल्स हटा दूं तो समवॉट ये ऐसे डॉट्स आएंगे। तो क्या मुझे ये क्लस्टर फॉर्म करना है या ये क्लस्टर्स फॉर्म करना है? इसमें से कई सारे क्लस्टर्स हो सकते हैं। तो वैलिडेट अगेंस्ट ग्राउंड ट्रुथ मींस मुझे यहां पता चल जाएगा कि अच्छा ये दोनों इस कैटेगरी में होने चाहिए थे बट वो दूसरे कैटेगरी में चला गए। या फिर हम फॉर्म करने की कोशिश करते हैं जो दो क्लस्टर्स फॉर्म हुए कैसे हुए हैं। इंटरनल इंडेक्स क्या करते हैं कि जो डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करता है और फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि वो अच्छा फॉर्म हो रहा है कि नहीं। इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास दो क्लस्टर्स है, मतलब दो वो है, लेट्स से ग्रुप्स है। एक ग्रुप है जिसका मुझे ग्राउंड ट्रुथ पता है, लेट्स से P इक्वल्स टू P1 P2 P3, इतने सारे क्लस्टर्स हैं मुझे पता है। लेट्स से आइरिस के केस में 3 है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एल्गोरिथम लगाया उस डेटा सेट पे और क्लस्टर्स फॉर्म किए। तो एक ग्राउंड ट्रुथ का वैल्यू है हमारे पास, एक जो है एक्चुअल वैल्यू है, सॉरी एक जो है प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो हम ऐसे कह सकते हैं एक्चुअल क्लस्टर्स एंड प्रेडिक्टेड क्लस्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू है अगर वो वैल्यूज फॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरा एक ऑब्जेक्ट है ए, ओके, बी, सी, डी, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं एक्चुअली जो ग्रुप फॉर्म होना चाहिए था वो ए और बी का होना चाहिए था, और दूसरा फॉर्म होना चाहिए था सी और डी का। ये मेरा एक्चुअल है जिसको मैं कह रहा हूं पी। दूसरा मैं कह रहा हूं, ये मैं कह सकता हूं एक्चुअल वैल्यू, और दिस इज माई, दूसरा जो मैं कह रहा हूं सी, दिस इज एक्चुअली प्रेडिक्टेड। इसने क्या किया, इसने फॉर्म कर दिया ए बी और सी डी, ये फॉर्म कर दिया। अब जब ये फॉर्म हो गया है तो अब मुझे इसमें से निकालना है कि जो क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो। तो आप यहां देखिए ये कई सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, रैंडम पॉइंट्स। अगर मैं डीबी स्कैन के थ्रू जाता हूं तो मुझे एक इस टाइप का कुछ एक क्लस्टर मिला, ये दूसरा और ये तीसरा क्लस्टर। अगर कंप्लीट लिंकेज के थ्रू जाता हूं तो मुझे एक ये क्लस्टर्स मिल रहा है और दूसरा ये क्लस्टर मिल रहा है और तीसरा इधर आया। के मीन के थ्रू जाता हूं तो मुझे एक ये क्लस्टर्स मिला, दूसरा ये क्लस्टर्स मिला, तीसरा ये। तो दैट मींस कि तीनों के केस में जो हमारा डेटा आया है हमारे एल्गोरिदम से वो कंप्लीटली अलग है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो क्लस्टर्स फॉर्म हो रहा है वो डीबी स्कैन के थ्रू अच्छा फॉर्म हो रहा है, कंप्लीट लिंकेज के थ्रू फॉर्म हो रहा है, या के मींस के थ्रू फॉर्म हो रहा है? अभी तक क्लियर है सारा? एनी डाउट्स, एनी Yes. कंफ्यूजन? No, sir. अर्नव, अमन, नो सर। अरण्यो, दानिश? ओके, नो सर। एक सेकेंड बस, मुझे एक चीज और निकालना था। अम,
Okay. Now let's see an example. This one. अब इसका क्या ये रैंडम इंडेक्स और जैकार्ड कोएफिशिएंट कैसे काम करता है? तो जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारे पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, अब हम ये देखेंगे कि ये सही में फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं फॉर्म हो रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें थोड़े बड़े वैल्यूज हो। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक क्लस्टर लेता हूँ, क्लस्टर 1। ओके, क्लस्टर 1 में मेरे पास है ए, बी एंड सी। क्लस्टर 2 में मेरे पास है डी, ई, एफ। ये जो है ये ग्राउंड ट्रुथ डेटा है। मुझे पता है कि हाँ ये क्लस्टर्स होने चाहिए। मैंने एक एल्गोरिदम लगाया। एल्गोरिदम लगाने के बाद मेरे जो प्रेडिक्टेड क्लस्टर्स है वो है क्लस्टर 1 which is A, B, D. Cluster 2 which is C, E, F. अब मैं क्या करूंगा, मेरे ये दोनों क्लस्टर्स हैं। अब इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस जो फॉर्म हो सकते हैं इन 6 से, मैं वो निकालूंगा। जैसे क्या क्या फॉर्म होगा अगर हम इस क्लस्टर्स की बात करते हैं, ए बी, ए सी, बी सी, इसमें से यही फॉर्म होंगे। दूसरा जो फॉर्म होगा डी ई, डी एफ, ई एफ, ये फॉर्म होगा। इसके अलावा ये भी तो फॉर्म होगा ए बी, देन यू हैव देन ए डी, सॉरी ए डी तो हो चुका है, नहीं, ए डी, हाँ, ए ई, ए एफ, बी ई, बी डी, बी एफ, सी डी, सी ई, सी एफ। आई थिंक इतनी कॉम्बिनेशन होंगे। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक बार चेक करके बताइएगा गाइस, इतने कॉम्बिनेशन होंगे और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है मुझे। मैं ऑडिबल? यस सर, यस सर। Yes, sir. अब जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पूरे डेटा पॉइंट्स के, मैंने वो सारे लिखे। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ए बी एक्चुअली में एक साथ था, तो मैं इसको लिखता हूं सेम। और यहां प्रेडिक्शन में भी सेम, तो मैं इसको खाली एस से लिखता हूं। ए सी एक्चुअल में सेम है, बट प्रेडिक्शन में डिफरेंट है। बी सी एक्चुअल में सेम है, बट प्रेडिक्शन में डिफरेंट है। डीई एक्चुअल में सेम है, बट प्रेडिक्शन में डिफरेंट है। डीएफ एक्चुअल में सेम है, बट प्रेडिक्शन में डिफरेंट है। ईएफ एक्चुअल में सेम है, प्रेडिक्शन में भी सेम है। एडी ये डिफरेंट है, बट इसमें सेम है। डिड यू गेट माय पॉइंट? मैं सारे ये लिख रहा हूं कि जो हमारे कॉम्बिनेशंस हो सकते थे पूरे डेटा सेट में, एक्चुअल में वो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं कि वो डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एस एंड डी इज रिप्रेजेंटेड। यहां तक क्लियर है गाइस? यस सर। Yes, sir. ओके, बाकी लिखो कि इट्स क्लियर। अच्छा, लिख ही देता हूं। ए ई जो है डिफरेंट है, सॉरी, और यहां पे ए ई सेम है। ए एफ जो है डिफरेंट है,
बिकॉज ये सारे ही डिफरेंट होंगे, ये सारे ही डिफरेंट हैं, डिफरेंट 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 डिफरेंट। EF different, BE different, BD same, BF different, CD different, CE same, CF same। तो अब इसमें से अगर आप देखें तो 4 कॉम्बिनेशन निकलता है, SS, SD, DS एंड DD। SS का क्या मतलब हुआ कि जो एक्चुअल में था वो प्रेडिक्शन में भी है। दिस इज व्हाट SS रिप्रेजेंट्स। तो जहां पे भी ये होगा मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट करता हूं। DD का मतलब हुआ कि जो एक्चुअल में भी नहीं था और प्रेडिक्शन में भी नहीं है, दैट इज व्हाट DD रिप्रेजेंट्स। तो जहां पे भी DD होगा मैं उसको 1 से रिप्रेजेंट करूं। तो ये यहां पे बताया है कि अगर दोनों सेम है, ठीक है, इस केस में देन इट इज SS, अगर सेम है। अगर दोनों अलग है तो DD। SD means disagree और DS means again disagree. This is what they are representing. तो रैंड इंडेक्स क्या करता है? इट इज SS प्लस DD डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दिस। दिस इज व्हाट इट डज। तो या तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एग्री अपॉन एग्री प्लस डिसएग्री। इज इट क्लियर नाउ टिल नाउ? अर्नव, Yes, अरण्यो, sir. श्योर? Yes, sir. जकार्ड कोएफिशिएंट। अच्छा, अब ये देखिए यहां पे हाँ सॉरी, यहां पे ये जो DD है जो दोनों अलग अलग क्लस्टर्स को बिलोंग कर रहा है, इसका एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा मतलब बनता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की कैटेगरी में कौन कौन है, वो कहना आसान है। पर अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री की कैटेगरी में कौन कौन नहीं है, तो आप पूरे 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को खोजते रहेंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। सेम वे मुझे ये देखना है कि कौन सा उस ग्रुप में है और कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है वो जनरली क्या करता है? डोमिनेट कर जाता है। तो जकार्ड कोएफिशिएंट क्या करता है? इस DD टर्म को ओमिट कर देता है, इग्नोर कर देता है, कि जो इसमें भी नहीं है उसमें भी नहीं है, उसको हटा ही दो, उसको मत रखो। दैट इज व्हाट जकार्ड कोएफिशिएंट डज। अब ये जो मैंने निकाला एक्सटर्नल इंडेक्स, ये एक तरीके से कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू भी निकलता है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू कैसे निकलता है? ये लेट्स से मेरे जो C1 है, C2 है, C3 है, ये सब कोई क्लासेस है। जैसे आयरिस के केस में क्या था? सटोसा, वर्सिकला, वर्जिनिका। मैंने क्या किया? क्लस्टर्स फॉर्म कर दिए। तो N क्या हुआ हमारा? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द डेटा सेट। M1 मीन्स पॉइंट्स इन क्लस्टर 1, मतलब इन तीनों का सम। दैट इज व्हाट M1 मीन्स। CJ means what? Point in class J, that is vertically I am looking at this particular case. Nij means I am looking at an individual entity. Or Pij means probability of element from cluster I to be assigned in cluster J. That means I am saying this P11 is actually this upon this. That is, let's say this one is N11 upon M1. This is what probability means over here of an element of cluster I to be in cluster J. यहाँ तक clear है? Sorry, upon Ci. This will be not Mi. This will be Cj. Cj. N11 upon Cj. This is what it means. Am I clear till now? ये फोटो एक बार सब Yes, खींच के sir. रख लीजिए, या मैं शेयर कर देता हूं।
ठीक है, अभी आगे चलेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ओ थैंक यू ना, मैं इसको पिन कर देता हूँ। तो पिन कैसे करते हैं? पिन, हाँ, okay. एक सेकेंड, Nij by Mij it's written right. So Mij is cluster I. So this will not be upon Ci. This will be upon Mi only. M1. ये सॉरी कंफ्यूजन हो गया था मुझे। इट्स ऑलरेडी क्लियरली रिटन Nij अपॉन Mi। ओके, अब इसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज हैं। वो फॉर्मूला के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि वो कैसा होगा। अब हाईएस्ट वैल्यू अगर मैं एंट्रोपी निकालना चाहूं तो मैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सबकी एंट्रोपी निकाल सकता हूं। जो हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला था जो हमने उस टाइम यूज किया था डिसीजन ट्री के टाइम। तो उस केस में एंट्रोपी अगर हाईएस्ट होती है या जीरो होती है, अगर जीरो हो रही है दैट मींस इट बिलोंग्स टू वन क्लास, सिंगल क्लास। अगर हाईएस्ट होती है दैट मींस वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपको याद होगा ये एंट्रोपी था, अगर एंट्रोपी हाईएस्ट होती है दैट मींस कि 50-50% को बिलोंग करता है। अगर जीरो होती है दैट मींस आइदर ऑफ दिस क्लास इट विल बिलोंग्स। तो हम कास्टिंग के केस में क्या करते हैं, वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला Mi अपॉन n इंटू EI। जो हम एंट्रोपी निकाल रहे हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स की, उस इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड यूजिंग दिस वी कैलकुलेट द एंट्रोपी। प्यूरिटी मीन्स व्हाट? प्यूरिटी मीन्स इस केस में जो हमारा मैक्सिमम होगा, I will be picking that up. That is a purity. So ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। You will need this. Noted? This one? Yes, sir. Okay. अब दो तीन और हैं। ये प्रिसीजन रिकॉल ये क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स सी ओवर हियर। प्रिसीजन मींस जो हमारा क्लास है, क्लास कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास है, उस केस में जो हमारा प्रिसीजन निकल के आ रहा है वो मैक्सिमम कौन सा है, दैट इज व्हाट प्रिसीजन मींस। रिकॉल के केस में क्या होता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं एन, जो हमारे ये पर्टिकुलर वैल्यू, नॉट द प्रोबेबिलिटी वन, द प्रीवियस वन, अपॉन द क्लस्टर वैल्यू। अब वो कैसे निकलता है, लेट्स सी ओवर हियर। एक फंक्शन के थ्रू हम करते हैं इसको, तो सब ज्यादा क्लियर होगा। हम इसको लेके चलते हैं। ओके, प्यूरिटी। प्यूरिटी जैसा हमने कहा था यहां पे, ये पीआई जो है मैक्सिमम जो है यहां से हम निकालेंगे। तो इस रो में जो मैक्सिमम होगा हम क्या करेंगे, उस मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करेंगे M1 से और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट से। आप यहां पे ये देखिए, अगर हम सिंपल लेके चलते हैं इसको तो इट्स एक्चुअली दिस 85, जो टोटल नंबर हमारे पॉइंट्स है, लेट्स से यहां पे आ रहा है। ये वो फॉर्मूला ये मुझे देखना पड़ेगा, मैंने इसको निकाला नहीं था। 90 अपॉन 300। एक बार ये वैल्यू निकालिए तो ये सही आ रही है कि नहीं। 90 इंटू 85 अपॉन 300। गड़बड़ कर रहा हूं मैं।
ओह सॉरी, हाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, फॉर्मूला ये है। हमें क्लियर, अब ठीक है। इट्स नॉट 85 अपॉन 95, इट इज दिस 85 जो इस रो में मैक्सिमम है डिवाइडेड बाय 90, इसका हो जाएगा 90 अपॉन 110, इसका हो जाएगा 85 अपॉन 100। ये मेरी वैल्यूज आए, एक बार निकाल के देखिएगा, ये निकाल के देखिएगा वैल्यू सही आ रही है कि नहीं। तक मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। ठीक है सर, EI मींस एंट्रोपी, कहाँ EI कहाँ लिखा है अभिमन्यु, EI कहाँ लिखा है? सर प्रीवियस वाले स्लाइड में था। कहाँ पे एंट्रोपी होगा? ये यस एंट्रोपी सर। है। यस। ओके, ये वैल्यू निकाल के बताइए, ये वैल्यू सही निकल रही है कि नहीं निकल रही है? क्योंकि प्यूरिटी और प्रिसीजन दोनों का सेम ही रिजल्ट आ रहा है, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। प्योरिटी में भी क्या कर रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो लेके चल रहे हैं वही है हमारा। और एंड प्रिसीजन क्या है, इसमें भी हम जो क्लस्टर्स है उसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय m1। तो इस केस में प्योरिटी और वो दोनों सेम आएगा, बस एक बार वैल्यू डिवाइड करके चेक कर लीजिए सही आ रही है कि नहीं, प्योरिटी और इंप्रेशन की इस केस में। कोई चेक कर रहा है या मैं कैलकुलेट करूं? 55/90, करेक्ट है। सो दिस इज करेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, रो वाइज देख रहे हैं। इस क्लस्टर, ये जो क्लस्टर है डिवाइडेड बाय दिस, सो दिस कम्स एज इंडिविजुअल प्योरिटी एंड इंडिविजुअल प्रिसीजन। रिकॉल क्या है, हम ये चेक करते हैं जो हमारा क्लस्टर है कॉलम वाइज देखते हैं। 90 अपॉन 100, ओके सॉरी 90 अपॉन, it should be 100 only। एक सेकंड, रिकॉल का फॉर्मूला मुझे एक बार देखने दीजिए। हाँ ठीक है, ये सही है। अब पहला वाला आया 85 अपॉन 100, दिस इज द फर्स्ट वन। दिस इज द सेकंड वन, दैट इज 90 अपॉन 100, एंड दिस इज 85 अपॉन 100। इज इट क्लियर गाइस? अभी तक क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है। वैसे ही अगर हम यहां पे देखते हैं तो इस केस में क्या आएगा, 35 अपॉन 90 कॉमा 42 अपॉन 110 कॉमा 38 अपॉन 100। ये हमारा हो जाएगा प्यूरिटी और प्रिसीजन। रिकॉल हो जाएगा हमारा, पहला होगा 35 अपॉन 100, दूसरा हो जाएगा 42 अपॉन 100, और तीसरा हो जाएगा हमारा, तो ये 110 था, और ये 42 अपॉन 100, और तीसरा हो जाएगा 38 अपॉन 100। तो ऐसे मेरा निकला प्यूरिटी, प्रिसीजन और रिकॉल। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे जो वो मेरा ओवरऑल निकलता है। फाइन गाइस, ये क्लियर हुआ? कंफ्यूजन मैट्रिक्स जब हम
हमें पता है कि उसके एक्चुअल लेबल्स क्या थे, तब हम एक तरीके से एक्सटर्नल कैंडिडेट के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि अच्छा मेरा एल्गोरिथम सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कुछ उसके इवैल्यूएशन पैरामीटर्स थे। एक्सटर्नल वाला क्लियर है सबको? Yes, sir. दूसरा आता है हमारा इंटरनल मेजरमेंट्स। अब इंटरनल मेजरमेंट्स हम कैसे निकालते हैं? इंटरनल मेजरमेंट्स हम ऐसे निकालते हैं कि जो हमारा डेटा होता है, उस डेटा में अगर एक क्लस्टर के अंदर कितना कॉम्पैक्ट है, दैट इज कोहेशन, और कितना सेपरेट है दो क्लस्टर्स, दैट वी कॉल इट एज अ सेपरेशन। सो देयर आर टू टर्म्स, कोहेशन एंड सेपरेशन। अब हम कोहेशन को लिखते हैं WSS और सेपरेशन को लिखते हैं BSS। WSS means what? WSS means within sum of squared errors. BSS means between sum of squared errors. Okay, this is what means between cluster sum of squared, and this is within cluster sum of squared. दोनों एक तरीके से कांस्टेंट होते हैं अगर हम दोनों को सम करने की कोशिश करें। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम BSS को बढ़ाएं, मतलब जो क्लस्टर का डिस्टेंस है उसको बढ़ाएं, और WSS को कम करें, तो हमारा एक अच्छा क्लस्टर फॉर्म होगा। अब वो कैसे होगा इधर देखिए। हम पहला केस लेके चलते हैं, दिस इज वन डायमेंशनल डेटा। अब मैं पहला केस लेके चलता हूं, m इज इक्वल्स टू 3। ठीक, दैट मीन्स कि मेरा मीन कोऑर्डिनेट ये है। अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूं कि सारे जो क्लस्टर्स हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं, एक ही क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही को बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं इसको सेंट्रॉइड मान के चलूं। सो दैट मीन्स 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। अगर मैं एक ही मानता हूं तो इसका वैल्यू आया 10, और ये अगर करता हूं तो C दैट इज द टोटल पॉइंट, और 3 - 3 दैट इज द सेंट्रॉइड and the value. Okay, M is the centroid of the whole data set and the centroid of the cluster. दोनों एक ही है यहां पे, इसलिए 0। दोनों का सम आया 10। दूसरे केस में हम क्या कहते हैं कि दूसरे केस में हम कहते हैं यहां पे K is equals to, दैट मीन्स कि हम कह रहे हैं कि दो क्लस्टर्स फॉर्म हुए हैं, उनके सेंट्रॉइड्स ये हैं। अब क्या होगा, 1 - 1.5 होल स्क्वायर और 2 - 1.5 होल स्क्वायर, फाइन। 4 - 4.5 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4.5 होल स्क्वायर, दैट इज 1। BSS क्या होगा, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। इस क्लस्टर में कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट है, इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। सो 2 × 3 दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द एंटायर डेटा सेट माइनस द क्लस्टर सेंट्रॉइड होल स्क्वायर, देन 2 × 4.3 जो भी हमारा यहां पे है वैल्यू, -3 का होल स्क्वायर, सो दैट कम्स एज 9। जब दोनों को सम करेंगे तब 10 आ जाएगा हमारा। और अगर मैं इसको चेंज करता हूं, तो उस केस में यहां पे K इज इक्वल टू 4 है, फाइन। तो जब मैं कहता हूं कि मेरे 4 पॉइंट्स हैं और 4 ही क्लस्टर्स हैं, दैट मीन्स कि इंडिविजुअल हर एक पॉइंट एक क्लस्टर है। उस केस में क्या होगा, अगर यही क्लस्टर है और यही सेंट्रॉइड है, तो 1 - 1 होल स्क्वायर, 2 - 2 होल स्क्वायर, 4 - 4 होल स्क्वायर, 5 - 5 होल स्क्वायर। तो विद इन द क्लस्टर क्या हुआ, 0 हुआ। बट अगर हम बिटवीन द क्लस्टर्स कहते हैं सम स्क्वायर, तो 1, इसमें कितना है पॉइंट्स, 1 है। सो 1 × 3 - 1 1 और 1 - 3 होल स्क्वायर। इसमें कितने पॉइंट्स है, 1। This is centroid and this is 2 - 3 whole square plus
ये कितना हुआ इस पॉइंट पे 1 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस दिस, तो इसकी वैल्यू आएगी 10। तो जब दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू सेम ही आती है, बट हमारा ये है कि पॉइंट्स दूर दूर हो, दैट मींस कि BSS ज्यादा हो और WSS कम हो। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि जब हम क्लस्टर की साइज बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ा रहे हैं तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स घटना चाहिए। बट ये तब होता है जब क्लस्टर्स एक कॉम्पैक्ट शेप में होते हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये एक अलग तरीके से क्लस्टर्स फॉर्म कर रहा है। सो इस केस में हम नहीं यूज कर सकते। अब उस केस में क्या होता है, एक सिलहॉइटिक कोएफिशिएंट आता है जिसके बेसिस पे हम इसको मेजर कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो सही है कि नहीं। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। मैं एक बार PPT भेज रहा हूं, तब तक आप एक बार देख लीजिए। आप लोग एक बार जब तक PPT देख लीजिए, आई विल बैक इन अ मिनट। आई विल बैक इन 5 minutes जस्ट।
Any doubts, any confusion till now? Have you gone through it? Any doubts, any confusion till now? No, sir. Okay, let's continue. Now, अभी जो हमने निकाला WSS, BSS, then we saw random Jaccard, random index, Jaccard index and all. There's something else known as Silhouette coefficient. This is actually an internal measurement. Okay. Now, what does that mean? It means that there are two things, cohesion and separation. Cohesion means कि जो डेटा है, जो हमारा क्लस्टर है, एक इंडिविजुअल क्लस्टर की हम बात करें तो वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए. और सेपरेशन मींस कि दो क्लस्टर एक दूसरे से फार अपार्ट होने चाहिए, बहुत दूर होने चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, कोहेशन निकालने के लिए हम एवरेज डिस्टेंस ऑफ एक्स, लेट्स से कोई एक है हमारा, उससे हम सभी पॉइंट्स का एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे. दैट वी कॉल इट एज ए कोहेशन. सेपरेशन मींस कि हम एक जो हमारा पॉइंट है, वेक्टर है, जो हमारा नियरेस्ट, कोई दूसरा कोई क्लस्टर जो हमारे से सबसे नियरेस्ट है, हम उससे उसका डिस्टेंस निकालेंगे, एवरेज डिस्टेंस. वी कॉल दिस एज bx. And then we subtract bx minus ax upon maximum of this. तो अब क्या होगा, अगर हमारा 1 के करीब है या पॉजिटिव है, then we call this as a good cluster. अगर 0 है, that means there are some overlapping or something. -1 मतलब कि टोटली किसी और फॉर्म में उसको हमने डाल दिया. तो ये क्या है कि हम एक क्लस्टर का निकालें. Silhouette score for a single cluster. ऐसे मुझे सभी का निकालना पड़ेगा, सारे डेटा पॉइंट का निकालना पड़ेगा. जब हम सारे डेटा पॉइंट का निकाल के उसका मीन लेंगे, दैट गिव्स मी Silhouette कोएफिशिएंट्स. अब दूसरा एक आता है हमारा कोरिलेशन विद डिस्टेंस मैट्रिक्स. दिस इज समथिंग नोन एज पियर्सन कोरिलेशन. ओके, दिस इज अ पियर्सन कोरिलेशन. पियर्सन कोरिलेशन में क्या होता है कि हम एक डिस्टेंस मैट्रिक्स को बनाते हैं, और जैसे हमारा कोई एक पॉइंट है, लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऐसे करके ऑब्जेक्ट 5, वैसे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5. तो मैं क्या करूंगा, 1 से 1 का डिस्टेंस, तो ये 0 आएगा डायगोनल. ऐसे ही मैं क्या करूंगा, सभी का निकालूंगा. जब मैं सभी का निकाल लूंगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी, 1 से 2 का डिस्टेंस, 2 से 3 का डिस्टेंस, लाइक दैट. तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं मीन निकालना होगा इस फॉर्मूले में, तो मैं सिर्फ या तो अपर हाफ को देखूंगा या लोअर हाफ को देखूंगा. तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है ओनली n into n-1/2 एंट्रीज नीड्स टू बी कैलकुलेटेड. तो ये हमारा कोरिलेशन है, एक फैक्टर है जो जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा कैसा बना है मैट्रिक्स. जैसे ये है, ये देखिए, अगर इसका कोरिलेशन नेगेटिव 0.9235 है, दैट मींस कि वो कॉम्पैक्ट है और दूर है. अगर कोरिलेशन -0.58 है, दैट मींस कि वो बहुत डिस्पर्स्ड फॉर्म में है. ओके,
क्योंकि जो पियर्सन कोरिलेशन वो रेंज करता है -1 से +1, तो अगर 0 के आसपास है दैट मीन्स कि बहुत हाइपोथेटिकल है। अब आप ये देखिए, जब हम इस पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और उसका सिमिलैरिटी मतलब उसके डिस्टेंस को निकालते हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आप यहां पे ये देखिए कि ये जो सिमिलैरिटी स्कोर्स है, जैसे .1 है और यहां भी .1 है, सिमिलैरिटी स्कोर बहुत हाई है, इसलिए वो एक ही जगह पे फॉर्म हो रहा है। इस जगह से देखिए डायगोनल आ रहा है, बट इस केस में वो वाइड स्प्रेड होते हुए चला जा रहा है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब जो हमारा प्लॉट है, जो कोरिलेशन है, अगर वो बहुत हाई या बहुत लो रहता है, दैट मीन्स कि हमारा बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बनता है। जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स है, जनरली अगर हम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स लेट्स से 0.005 तीन क्लस्टर्स के बीच में हम निकालते हैं, और लेट्स से अगर हिस्टोग्राम हम प्लॉट करते हैं, तो यूजुअली हमें एक बेल कर्व शेप मिलता है। So this is a statistical just way, correlation एक वे है जिसके थ्रू हम निकालते हैं। तो हमने टोटल 3 तरीका देखा, एक्सटर्नल, इंटरनल सिलहावटे और पियर्सन, जो कि एक एक्सटर्नल सॉरी एक व्हाट यू कैन से स्टैटिस्टिकल मेथड है निकालने के लिए। आर दिस पॉइंट्स क्लियर? आप एक बार Yes, इसको sir. गो थ्रू कर लीजिए, मैं यहीं पे अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। Okay, sir.
Okay, thank you guys. Let's wind up.